हिंद बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 लहासा की ओर। इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारा बता चुकी हूँ। आइए शुरू करते हैं अगले पार्ट से। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि सुमति ने लड्डू को जाने के लिए 2 घोड़े कर लिए थे और उस पर अपना सामान भी रख लिया था और खुद भी बैठकर जा रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब घोड़े पर सवार होकर ऊपर की तरफ चढ़ाई करने लगे। डांडे के पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ठीक है, कि डांडे के पहले एक चाय पी उन्होंने और फिर जब ऊपर चले गए तो दोपहर के वक्त था और वहाँ पर ऊपर पहुँच गए। चाय पीने के बाद ऊपर चले गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र तल, समुद्र है जैसे ये इंडिया कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना, एसएसटी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये समुद्र तल से जो पहाड़ की ऊंचाई है उसको बता रहे हैं कि 17-18 हज़ार फीट ऊंचे हम समुद्र तल से थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। ठीक है, कह रहे हैं कि दक्षिण की तरफ क्या थे, पूरब से पश्चिम की तरफ जब हम ऊपर ऊंचाई पर चढ़ गए तो श्वेत शिखर मतलब पहाड़ों से ढकी हुई चोटियाँ। ठीक है, सफ़ेद बर्फ़ पड़ी हुई थी उन चोटियों पे। तो कह रहे हैं कि सफ़ेद जो श्वेत शिखर हैं वो चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जब हम ऊंची जगह पर थे और वहाँ से जो भीटे कह रहे हैं पहाड़ों से ढकी हुई जो बीच में जगह होती है उस तरफ देखने पर क्या कर रहे थे कि पहाड़ नंगे दिख रहे थे। वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी, नंगे दिख रहे थे मतलब पहाड़ बर्फ़ नहीं थी। बाकी जगह कैसे पहाड़ दिख रहे थे उनको, सफ़ेद शिखर दिख रहे थे, सफ़ेद चोटियाँ, शिखर मतलब चोटियाँ, तो और सफ़ेद पहाड़ बर्फ़ से ढकी हुई थी तो वो दिख रही थी। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। अब भीटे कैसी जगह है, ना तो वहाँ पर बर्फ़ थी ना ही कोई हरे भरे पौधे थे, ऐसी जगह दिख रही थी। किस तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी और उत्तर की तरफ कम बर्फ़ वाली चोटियाँ थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब जो ये ऊंची जगह थी वहाँ पर जो डांडे के देवता मतलब बौद्ध भिक्षुओं का मंदिर था। ठीक है, देवताओं का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब जो वो देवताओं का स्थान था, पवित्र स्थान माना जाता था वहाँ पर ऊंचाई पर, तो वो कैसा था, पत्थरों से के ढेर से ढका हुआ और जानवरों के जो सींग थे, सींग होते हैं नुकीले वाले, उनसे, और रंग बिरंगे कपड़े। ठीक है, रंगीन कपड़ों के झंडियाँ बनाई जाती थी। झंडियाँ एक डंडी के ऊपर कपड़ा बांधकर उसको झंडा सा बना दिया जाता था। ठीक है, वो झंडियाँ बनाकर उसको सजाया हुआ था, उस देवता के जो स्थान था रहने का उसको सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब फिर उस जगह पर हम पहुंच गए थे, उसके बाद फिर नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब चढ़े थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई लेकिन उतरने में उनको मुश्किलें नहीं आई। ढलान थी, पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे तब ढलान थी, तो कह रहे हैं उतरने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि हमारे साथ 1-2 और लोग थे, यात्रा कर रहे थे, जो 1-2 लोग और थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक कह रहे हैं कि घोड़ा धीरे चल रहा था तो मैंने सोचा कि ये शायद ऊपर जब हम चढ़े तो वो घोड़ा थक गया है और अब धीरे नीचे चल आ रहे हैं तो वो
थकान के कारण धीरे धीरे चल रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था कि अब घोड़े को मार कर भी तेज़ चलाया जा सकता था, मारते उसे तो वो तेज़ भागता, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसे मारना उचित नहीं समझा कि ये थक गया है शायद, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोनिक्वित्सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब दोनिक्वित्सो किसको कहा गया है? ये एक स्पेनिश उपन्यास है, उसमें एक घोड़े पर जो सवारी करता था उसको दोनिक्वित्सो कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये उपन्यास में इसका जिक्र आया है, ये स्पेनिश एक उपन्यास है, उसमें दोनिक्वित्सो का जिक्र आया है उपन्यास में, तो ठीक है ना। तो वो घोड़े पर ही चलता रहता था। ये एक उपन्यास में, एक कहानी में ये है कि दोनिक्वित्सो घोड़े पर ही सवारी करता रहता था। तो लेखक अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल, घोड़ा मेरा धीरे धीरे चल रहा था तो मैं दोनिक्वित्सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब क्योंकि घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था तो यूँ कह रहे हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे वापस जा रहा है। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया, जब मैंने उसको मारना चाहा या उसको तेज़ चलाना चाहा तो वो और सुस्त पड़ गया। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। एक जगह जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे तो उस रास्ते में दो रास्ते फूट रहे थे, मतलब कि एक रास्ता इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा था, ठीक है। फूट रहे थे मतलब दो अलग अलग हो रहे थे रास्ते। तो मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। अब बाएं रास्ते पर लेखक चले गए और 1.5 मील मतलब एक 1.5 किलोमीटर तक वो उस रास्ते पर आगे चले गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लाडुकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब वो बाएं रास्ते पे चले गए थे। अब फिर वहाँ जाकर उन्हें अपने साथी दिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने एक घर में पूछा कि कौन सा रास्ता है लाडुकोर जाने का, रास्ता कौन सा है। तो वो क्या कह रहे हैं, लाडुकोर से जिस तरफ उन्हें जाना था कि वो रास्ता कौन सा, तो वो कह रहे हैं कि लाडुकोर का रास्ता उन्होंने बताया कि जो बाएं दाहिने जा रहा था वो रास्ता था, क्योंकि एक जगह पर दो रास्ते जा रहे थे, बता रहे हैं लेखक, फूट रहे थे, मतलब कि एक रास्ता इधर जा रहा था दाहिने और एक बाएं जा रहा था। तो वहाँ से लाडुकोर का मुझे दाहिना रास्ता लेना था, वो बाएं रास्ते पे चले गए थे। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, फिर लौटकर मतलब उससे फिर वापस आए, उसी रास्ते पर पहुँचे। फिर 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि जब 4-5 बज गए थे उस समय में जाकर वहाँ पहुँचा तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। अब सुमति जो थे वो इनका, लेखक का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए कि अभी तक आए क्यों नहीं हैं, तो बहुत देर हो गई थी। फिर मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब जो वो सुमति थे मंगोल भिक्षुक थे और उनका चेहरा क्या कह रहे हैं कि लाल होता है, लाल, क्योंकि पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनके चेहरे लाल ही होते हैं, ठंडा इलाका होता है तो वहाँ पर लोगों के चेहरे लाल होते हैं। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे, अब क्योंकि गुस्सा आ रहा था कि मैं देर से पहुंचा हूं, उनके साथ नहीं था। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। अब जो मंगोल भिक्षुक सुमति थे वो क्या कह रहे हैं कि गुस्से में थे और चेहरा लाल हो रहा था, और उन्होंने क्या कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे गोबर के बने हुए जो उपले होते हैं, तो वो चूल्हा, क्योंकि वहाँ पर ठंड थी तो आग जलाकर वो जो कंडे थे वहाँ पर, तो कह रहे हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले हैं यहाँ पर अपने शरीर को गर्म करने के लिए, गरमाई लाने के लिए उनको जलाया कंडों को, उससे गरमाई लाई और 3 बार चाय को गर्म करा। जो चाय अपने साथ रखते थे उसको पकाते थे उसमें कूट कर, चोंडी में कूट कर, तो वो कह रहे हैं कि चाय बनाने के बाद मैंने उस चाय को 3 बार गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। अब लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुझे ऐसे कहा तो मैंने बहुत आराम से उन्हें जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, ठीक है ना, कि देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि तुम देखो ये घोड़ा कितना सुस्त और कितना धीरे धीरे चल रहा है, और मैं तो सोच रहा था कि मैं रात तक ही जाकर पहुंच पाऊंगा। मैं 3-4 बजे पहुंच गया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे इस घोड़े ने यहाँ पर
पहुंचा दिया 3-4 बजे तक, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर क्या कह रहे हैं, खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। ठीक है, लडुकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे, वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब क्या कह रहे हैं कि जिस जगह सुमति रुके वहाँ पर, उसके बाद जब लेखक पहुँच गए फिर दोनों वहाँ से चले और वहाँ से लडुकोर में एक बहुत अच्छी जगह रुके वो। वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर जो यजमान थे, जो ब्राह्मण और जो लोग थे, ब्राह्मण थे लोग, यजमान जो उनके साथी ही थे। ठीक है, सुमति के साथी ही थे जो यजमान लोग, वो उनके यहाँ ठहरे और उन्होंने हमें चाय और सत्तू दिया। चाय तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कैसी बनती थी, और सत्तू क्या है, भुने हुए अन्न होते हैं, जैसे जौ है या बाजरा है, चना है, इस तरह के, उसको सत्तू, उन अनाज को पीसकर आटा सा बनाया जाता है, उसको खाया जाता है, तो वो सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा भी ये सत्तू से बना हुआ होता है या फिर मूली को कूटकर, और जो हड्डियाँ होती हैं उनको कूटकर, या मांस जो होता है ना, मांस जानवरों का, उसको कूटकर पतली लई की तरह पकाया गया हुआ एक खाद्य पदार्थ है थुक्पा। वो उन्होंने गर्मा गर्म पिया, लेखक ने और उनके मित्र सुमति ने। अब हम तिंडरी के विशाल मैदान में थे। ठीक है, तिंडरी के विशाल मैदान में लेखक पहुंच गए थे। अब वहाँ पर पहाड़ नहीं थे, उस जगह पर पहाड़ कम थे और मैदानी इलाका था, बीच में, पहाड़ों के बीच में जगह जो होती है, ठीक है, वो तिंडरी। 2 पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। और जो पहाड़ों से घिरा एक टापू क्या होता है, जैसे समुद्र के बीच में कोई जगह होती है जिस पे पानी नहीं है तो उसको टापू बोलते हैं। ऐसे ही पहाड़ों से घिरा हुआ एक जगह है बीच में, तो वो उसको टापू बता रहे हैं, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, उसी पहाड़ी का नाम है तिंडरी समाधिगिरी। अब ये समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं लेखक, कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में एक मैदानी इलाका है, उसको तिंडरी समाधिगिरी कहा जा रहा है। कि पहाड़, गिरी मतलब पहाड़ है, ठीक है, और समाधि मतलब वहाँ पर समाधि लगाते थे ये बौद्ध भिक्षुक, जो लोग मंगोल भिक्षुक थे, ये समाधि लगाते थे, मतलब ध्यान में मग्न होते थे वहाँ पर। ठीक है, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, उस सुमति के उस गांव, उस पहाड़ी इलाके में जहाँ पर वो बता रहे हैं रुके, मैदानी इलाका जो था पहाड़ों से घिरा हुआ, उसमें सुमति के बहुत सारे और मित्र थे, यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब ये क्या थे, मंगोल भिक्षुक थे, यजमान थे, ब्राह्मण माने जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि उस गांव में लोगों की मान्यता थी कि ये मंदिर से होकर आ रहे हैं, यजमान हैं, ब्राह्मण हैं, तो मंदिर में ही रहते हैं, तो मंदिर के पुजारी हैं की तरह ही उनको आदर सत्कार करते थे। और वो बौद्ध भिक्षुओं का होता है, गंडा होता है कि एक मंत्र वगैरह डालकर कपड़ा जो है, लाल रंग का कपड़ा या किसी भी रंग का कपड़ा, वो लकड़ी में बांध दिया जाता है और उसको फिर अपने घरों के आगे लगा कर रखते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध की एक वो है, परंपरा है। ठीक है ना, वो लोग ऐसी गंडे में उसको गंडा बोलते हैं, उस एक डंडी में कपड़ा बांधते हैं, जो वो मतलब उसको पवित्र मानते हैं। ठीक है, उसको बांधा जाता है। तो उस गांव में क्या करते थे कि लाल रंग का जो कपड़ा है वहाँ से लाते थे, उसके गंडे बनाकर वो दे देते थे सबको। और अगर कपड़ा ख़त्म हो गया है तो भी वो और कोई कपड़ा बांधकर उसमें चीरी मतलब जो लकड़ी को चीर कर बनाई गई डंडी है, तो उस चीरी पर बांधकर उस कपड़े को लोगों को दे देते थे और वो लोग उन्हें उसके बदले में पैसे देते थे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कपड़े में बोध गया
से लाया गया उस पवित्र कपड़ा मानते थे और उसको बेचते थे और वो लोग गांव के लोग ले लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब क्या था कि क्योंकि सुमति क्या कर रहे थे, उन पैसे का लालच, भीख मंगे के वेश में आए थे कि और यहाँ से पैसे हमें मिल जाएंगे, तो वो उस कपड़े को दे रहे थे और उनके बदले में पैसा ले रहे थे। अब वहाँ पर और भी उनके यजमान थे, तो सुमति जो है और ज़्यादा पैसा कमाने के लालच से और आगे गाँव में जाना चाहते थे कि मैं और कपड़ा, ये गंडे जो हैं मैं बेचूं, यहाँ पर दे दूं इनको, जिससे कि मुझे और पैसा मिले। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं कि हफ्ता भर ही उधर लग जाता। अगर ऐसा करते, सुमति वहाँ जाते तो हफ्ते भर का समय लग जाता वहाँ पर ये गंडे अगर देने जाते। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, कि वहाँ पर जाने में बहुत समय लग जाता। तो लेखक ने उन्हें, सुमति को, अपने मित्र को रोक लिया कि तुम जिस गांव में हमें ठहरना है उसी गांव में बांट दो, आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। ठीक है, कि तुम पैसे के लिए वहाँ जाना चाहते हो, तो मैं जब लहासा पहुंच जाऊंगा तो वहाँ पर मैं तुम्हें पैसे, रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। ठीक है, सुमति मान गए इस बात को। लेखक ने कहा कि मैं लहासा पहुंचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम ये गंडे देने के लिए आसपास के गांव में मत जाओ। तो लेखक मान गए। और फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की। भारिया मतलब जो सामान को भरकर और उनको भी अपने साथ ले जाता, जो और सामान हो गया था उनके पास ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि भरिया ढूंढने की हमने कोशिश की जो हमारे सामान को भर कर ले जाता, तो वो हमें नहीं मिला, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, क्योंकि सुबह सुमति जो है वो अपने गंडे बांटने में लग गए थे, तो उन्हें समय लग गया था लेखक को। तो कह रहे हैं कि सुबह के समय हम नहीं निकल पाए। और कितना समय हो गया था, अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। 10-11 बजे बहुत तेज़ धूप हो गई थी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तिब्बत में पहाड़ों में आपने सुना होगा या कभी रहे हैं या गए हैं घूमने तो देखा होगा कि पहाड़ों पर धूप निकलती है तो बहुत तेज़ धूप होती है, क्योंकि ऊंचाई पर है और सूरज पास है। तो वो बिल्कुल मतलब वो जलाने वाली धूप होती है, बहुत तेज़ जलन होती है उससे। जो मतलब कहीं भी हमारे शरीर पर पड़ती है तो उस हिस्से को जला देती है, इतनी तेज़ धूप होती है। ठीक है ना, पहाड़ों पर। तो क्या कह रहे हैं कि तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ठीक है, कि अगर सिर को ढक लें तो उससे क्या होगा, थोड़ी गर्माहट सी आ जाती है, उस मतलब गर्मी जो धूप पड़ रही है तेज़ जलाने वाली, वो कम हो जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि जब 2 बजे की तेज़ धूप है और सूरज सामने है, मुँह पर पड़ रहा है और उसकी तरफ ही आप मुँह करके चल रहे हैं, तो ललाट से आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मतलब माथा। ठीक है, तो सूरज की तरफ मुँह करके चल रहे हैं, इसी तरफ ही जा रहे हैं, तो सूरज आप सामने है और वो ललाट पर पड़ रहा है, मतलब माथे पर पड़ रहा है आपके, धूप तेज़। तो और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। अब पीछे की तरफ से छाया है और सामने से धूप है। तो क्या कह रहे हैं कि सामने से धूप आ रही है, ललाट जो है, माथा जो है वो धूप से जल रहा है और पीछे की तरफ से ठंडा हुआ जा रहा है, ठंडक है। कंधा जो है आपका वो ठंडा होता जा रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। ठीक है ना, टिंडरी जो जगह मैंने बताई कि पहाड़ों से घिरी हुई मैदान था। ठीक है, वहाँ पर सुमति के क्या थे, यजमान और भी थे। टिंडरी में बहुत सारे परिचित थे, यजमान थे, और सुमति उनसे मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने आदमियों से मिलने के लिए शेखर विहार की तरफ चलने के लिए कहा।
तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। अब वहाँ जब वो पहुँच गए ल्हासा तिब्बत, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ज़मीन है वो जागीरदारों में बटी हुई है। जागीरदार जो ज़मीन के मालिक होते हैं, ठीक है, कि वो उसी ज़मीन के मालिक माने जाते हैं, जागीरदार माने जाते हैं, तो वो उसमें बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। मठ बने होते हैं, मठ बोलते हैं विहार, जहाँ पर जो ये यज्ञ वगैरह करते हैं, जो पुजारी हैं वहाँ के, ठीक है, ये तो हर जगह है, मठ हर जगह हैं, तो ये वहाँ पर भी हैं तिब्बत में। तो कि जो बौद्ध भिक्षुओं की जो जगह हैं, मठ हैं, वो बहुत बड़े इलाके में फैली हुई जगह हैं, और वहाँ जागीरदार खुद उस ज़मीन के वो मालिक हैं, और वहाँ पर वो सब अपने धार्मिक कार्य भी करते हैं। सारे रहने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे सब्जी, फल, खेती, अब जानवरों को पालना, ये सब काम भी वो करते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बिना पगार के, बेगार में मज़दूर उनको बिना पगार के, मतलब उनको मज़दूरों को पैसे नहीं देने पड़ते हैं उस खेती में काम करने के लिए, तो वो लोग वहाँ पर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, तो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, ठीक है। अब जो वहाँ पर कोई भिक्षु, बौद्ध भिक्षु को देखभाल के लिए भेजा जाता है, तो वो कैसा, किस तरह से रहता है, वो जागीरदार की तरह, राजा की तरह वो वहाँ पर रहता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब जो वहाँ पर उसके मित्र थे, शेखर जो जगह थी वहाँ पर सुमति के मित्र थे बौद्ध भिक्षु, तो नमसे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो थे, वो जो उसकी देखभाल करते थे, वो बहुत भद्र पुरुष थे, मतलब बहुत सभ्य व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अब क्योंकि मैं भी सही लग रहा था, भिखमंगा सा नहीं था, तो उन्हें कुछ ख्याल नहीं करना पड़ा, उन्होंने मेरा आदर सत्कार किया। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या है, बुद्ध वचन अनुवाद है। गौतम बुद्ध ने जो वचन दिए थे उनके वचनों का एक अनुवाद है। उसकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, ठीक है ना, उस मंदिर में। वहाँ पर कंजूर रखी हुई थी, बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके बताए गए जो सिद्धांत थे उनके ऊपर एक अनुवाद किताब लिखी गई थी, और उस किताब में 103 पोथियाँ, किताब जो है वो क्या, पोथियाँ, ठीक है, वो रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। आसन मतलब बिछाने का एक कालीन टाइप की होती है ना, उसको बिछाकर उस पर वो बैठ गए। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। अब वो भी वहाँ पर बैठ गए, और जो वो पुस्तक थी वो कैसी थी, कह रहे हैं कि बहुत मोटे कागज़ पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई वो पुस्तक थी। कंजूर की जो बौद्ध वचन जो थे, वो पुस्तक, वो पोथी बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। अब वो पोथियाँ जो थी वो 15-15 शेर की थी, अलग अलग पोथियाँ, 103 पोथियाँ थी, ठीक है ना, तो वो कितने 15-15 शेर की रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। सुमति कह रहा है कि मैं अपने यजमानों के पास जाकर ये गंडे बेच दूँ, ये के और जो ब्राह्मण हैं उनके पास जाकर मैं ये जो गंडे बौद्ध मंदिर से वो लाते थे, तो उसको कह रहे हैं कि मैं इनको ले जाकर उन्हें दे दूँ, उनसे मिल आऊँ। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि वो जो पुस्तक थी, जो बौद्ध वचन थे, उनको पढ़ रहे थे लेखक। तो कह रहे हैं कि मैं आप पुस्तकों के भीतर था, कि मतलब उसको पढ़ने में इतने ध्यान मग्न हो गए थे कि उन्हें और कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, ठीक है, पुस्तकों को पढ़ने में रम गए थे। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन हो गए। मैंने समझा था 2
3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। टेंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि वहाँ से वो पोथियाँ पढ़ने के बाद हमने उन जो भिक्षु थे वहाँ पर नमसे थे, जो उस मठ के देखभाल करते थे, जागीरदार थे, उनसे हमने विदाई ली। ठीक है, विदाई ली मतलब उनसे नमस्ते करी और वहाँ से हम अपना सामान लेकर चल पड़े। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पाठ है लहासा की ओर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।